नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खास सत्र में जिसमें आज आप और हम बंगाल के अंदर हुए चुनाव जो कि 5 विधानसभा चुनावों में से सबसे खास थे। और वो चुनाव खास इसलिए थे क्योंकि इन चुनावों में जो 2 फेज के अंदर हुए, एक ऐसी सत्ता बनने जा रही है जो कि बंगाल के इतिहास में एक नया युग प्रारंभ करेगी। नया युग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल आजाद हुआ है, यानी भारत जब से आजाद हुआ है, तब से लेकर अब तक केवल 3 ही बार दलों की सरकार बनी है, यानी 3 ही सरकार रही हैं। पहले कांग्रेस रही लंबे समय तक, उसके बाद में सीपीआईएम रही और उसके बाद में टीएमसी रही। अब इसके बाद बंगाल चौथी पार्टी को यानी बीजेपी को अपना जिम्मेदारी सौंपने जा रहा है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी के अराउंड है कि बंगाल का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन बंगाल के चुनाव में कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल रहे वो मैं आपके सामने एक बार जल्दी से रख देता हूं। जैसा कि आप सभी के सामने आंकड़े हैं कि 206 सीटें बीजेपी जीतकर 45.84% वोट शेयर के साथ है, यानी मात्र 5% वोट बढ़ा करके इसने लगभग 125 से ज्यादा सीटें टीएमसी से पाई हैं। कुछ डेटा को अगर आप ध्यान से देखें तो 119 में से 74 सीटें बीजेपी वो जीती है जो टीएमसी लगातार 3 बार से जीतती आ रही थी, 2011 से जीतती आ रही थी। ऐसे में 10 साल से जहां टीएमसी थी वहां पर 162 सीटों में से 110 बीजेपी लेकर आई है। ये सारे वो आंकड़े हैं जिससे दिखता है कि जो टीएमसी का गढ़ था वहां पर रिप्लेसमेंट बीजेपी करने में कामयाब हुई। तो क्या स्ट्रेटजी रही? उनमें सबसे बड़ी स्ट्रेटजी निकल कर आती है अमित शाह की। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने अपने सर्वे कराकर जो जानकारी जुटाई उनमें सबसे पहले यह कि पार्टी कार्यकर्ताओं में और वोटर्स में टीएमसी का डर है, उसे खत्म करना है। साथ ही साथ ममता के जो घुसपैठिए हैं वो बीजेपी के अंदर घुसे हुए हैं, उनको बाईपास करते हुए अपनी रणनीति को नीचे पहुंचाना है और कैडर को बूथ लेवल तक मजबूत करना है। और इस काम को करने में अमित शाह ने सुनील बंसल जो मूलतः राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए चाणक्य की भूमिका में चर्चित हुए, उन्होंने और भूपेंद्र यादव जी ने मिलकर अमित शाह के प्लान को बिल्कुल जमीन पर एग्जीक्यूट कराया। वहीं सोशल मीडिया पर अमित मालविया लगभग 3000 इन्फ्लुएंसर्स की मदद से पश्चिम बंगाल के अंदर एक मोमेंटम बनाने में कामयाब हुए। 3 साल से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल तक जो प्रयास था, उस बूथ लेवल के प्रयास में राजस्थानियों का कंट्रीब्यूशन खुद शुभेंदु अधिकारी ने कहते हुए कि राजेंद्र राठौड़ जो राजस्थान के नेता हैं वो हमारे यहां पर उपस्थित रहे और उन्होंने लगातार बूथ लेवल पर रहकर शुभेंदु अधिकारी की जो सीट है जो ममता के सामने लड़ रहे थे, ममता बनर्जी को हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका मतलब पार्टी ने अगेन एक बार अपनी सांगठनिक कुशलता सिद्ध करते हुए चुनाव परिणामों को अपने सामने ले लिया। साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए एचएम सामने 2-3 बार फोन किया। रैलीज का भी यहां पर कंट्रीब्यूशन रहा, प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहा, सारी चीजें थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आपने इतने बड़े स्तर पर इंक्लूडिंग शिव प्रकाश सिंह जो कि लगातार आरएसएस से जुड़े रहे और आरएसएस को सक्रिय भूमिका निभाते रहे, सारे फैक्टर्स अब बीजेपी ने इस्तेमाल किए। अर्धसैनिक बलों का बहुत अच्छे से लोगों के अंदर पुलिस का भय मिटाने में इस्तेमाल किया। अमित शाह जी के वो बयान जिसमें टीएमसी के गुंडों को भगाना है, गुंडों बाहर मत निकलना, पुलिस वालों पीछे हट जाओ, बस रहने दो पुलिस। ओए, अरे ओ भाई, ए पुलिस, इसको वापस खींचो भाई। अरे तुम ओ बंगाल पुलिस जरा वापस जाओ। ये सब चीजों ने वो रोल प्ले किया कि पश्चिम बंगाल के वोटर बढ़ चढ़ के ऐतिहासिक वोटिंग देने पहुंचे। इवन एसआईआर ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सारे परिणाम आज आपके सामने हैं। बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन यहां से आगे चुनौतियां वहीं की वहीं हैं, क्योंकि बंगाल का नेतृत्व अब तक जिस प्रकार से रहा है वो पूंजीवाद विरोधी रहा है, या कहिए तो उद्योग धंधों का विरोध में रहा है। यहां पर बड़ी सारी फैक्ट्रीज को चलने नहीं दिया गया। टाटा का उदाहरण सिंगूर प्लांट एक बड़ी चुनौती बना। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ सटा होना,
मुस्लिम बाहुल्य का होना, मुस्लिम परसेंटेज कुछ क्षेत्रों के अंदर बहुत ज्यादा होना, यानी कि अगर वो एक होकर के वोट दें और हिंदू वोट एक ना हो तो भविष्य में कंटिन्यूटी सरकार की हो पाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज बना रहेगा। मतलब जहां ध्रुवीकरण से चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हो, जहां खुद मतलब बीजेपी ने अपने नेताओं को मछली खाने तक के लिए कि भैया सबके सामने खाओ ताकि लोगों के भोजन पर प्रतिबंध नहीं लगे, ऐसी चीजें दिखाने का प्रयास किया हो, महिलाओं का साथ लेने का प्रयास किया हो, क्या ये सब चीजें आगे कंटिन्यू रह पाएंगी? क्योंकि बंगाल ने अगर एक बार चुन लिया तो यह तय है कि यह लंबे समय तक आपको रखेगा। लेकिन चुनौतियां जो बंगाल अब देने जा रहा है उसकी चर्चा आप और हम आज के इस सेशन में करने जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल जिस रूप में मिल रहा है वो रूप अपने आप में डराता है। भारत की कुल जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन टीएमसी के काल में लगातार घटा है। लगातार ध्रुवीकरण की घटनाएं, चुनावी हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में आने वाला समय कैसा होगा, इसकी चर्चा आज के खास सेशन में। चलिए शुरू करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ में फिलहाल है मनोज सिंह जी, जो कि चर्चा करेंगे चुनावी सर्वेक्षक की भूमिका में। आपको बताएंगे कि बंगाल का आगे उनकी नजर में क्या हो सकता है, और साथ में अजीत द्विवेदी जी, जो आपके सामने चुनाव विश्लेषक के रूप में पिछले सत्र में भी आपके सामने थे, और अपनी राय वो रखेंगे बंगाल को आगे लेकर। क्योंकि सवाल बहुत ही बुनियादी है, और सवाल ये कि इस बंगाल ने जब से आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक 3 मुख्य सरकारें देखी हैं। पहले कांग्रेस देखा, तो उसके बाद लेफ्ट देखा, तो अब फाइनली टीएमसी को जाते देखा। 3 सरकारें बीते 80 साल में। अगर हम ये लाइन को ध्यान रखें तो क्या बंगाल ने अब नीतिगत रूप से परिवर्तित होने का फैसला कर लिया है? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां बीजेपी को पूरे देश में पूंजीवाद की पक्षधर मानी जाने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता है, वहीं टीएमसी या सीपीआईएम या फिर इवन कांग्रेस शुरू हुई थी अपनी एक विचारधारा लेकर, लेकिन कहते हैं कि भारत में लेफ्ट सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कांग्रेस खुद लेफ्ट लीनिंग हो गई। और लेफ्ट के अंदर भी और एक्सट्रीम लेफ्ट क्या हो सकता है कि चलो टाटा को सिंगूर से हटाओ ताकि गरीबों को लगे कि पार्टियां उद्योग धंधे वाली नहीं चलाती हैं। ऐसे में क्या बंगाल ने अपने लिए बहुत बड़ा परिवर्तन सोच लिया है? सेकंड सवाल जो होगा वो ये कि क्या बंगाल में आने वाले समय के अंदर राजनीतिक हिंसाएं बंद हो जाएंगी? क्योंकि फिलहाल जिस तरह से टीएमसी के डर को खत्म करते हुए भाजपा सत्ता में आ रही है, तरीके क्या अपनाएगी? अक्सर कहते हैं कि जो तरीके आपके थे उनको और बेहतर से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ही सत्ता में आता है। तमाम सवाल होंगे, तो चलिए फटाफट रिमार्क लेते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है सर आपका। आपके नजरिए से क्या होगा बंगाल का? आपने 3 कारण बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट के बाद टीएमसी आई। ये उनके शासन के उस रूपरेखा को आपने दिखाया है। लेकिन बंगाल में जो हुआ इस आज़ादी के बाद, कहिए 62 के बाद तो और कहिए, कि हिंसा रहित चुनाव, ये बंगाल के इतिहास के लिए एक नया था और ये हुआ। डेमोग्राफी के अगेंस्ट में पोल होना ये बंगाल में हुआ। कल क्या होगा उस पर तो हम समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो हुआ उस पर तो हम कर ही सकते हैं। और पहली बार आज़ादी के बाद बंगाल जिस हिंदुत्व के लिए जाना जाता था, बंकिम चट्टोपाध्याय जी के साथ से सुभाष चंद्र बोस के लिए, सब ये वो थे जो देश के लिए भी किए थे और देश में एक नई पहचान भी दिया था बंगाल को। वो आज स्थापित होते हुए उस हिंदुत्व के रूप में दिख रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी का दावा था कि भाई हमारे तो सारे नेता जो वहां से थे और वहीं हमारी सरकार नहीं है। तो पहली बार यह स्थापित होते हुए दिखा है। आप कैसे देखते हैं सर इस जीत को? मतलब मेरा बहुत ही कोर क्वेश्चन है कि बंगाल ने चुना क्या है? क्योंकि एक पॉलिसी शिफ्ट कहिए आप इसे, क्योंकि ये केवल राजनीतिक दल बदलना नहीं है। बीजेपी जो पूरे देश में जानी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसने कहा गया कि अडानी अंबानी कंपनीज काम कर रही हैं, पूरे देश में चर्चा हो रही है, उसके बाद बंगाल फिर से एक ऐसे दल को, क्योंकि बंगाल पूरे देश से अलग है, ये हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, राजनीति वहां की अलग है। वहां आप अगर 10 रुपए लेके निकलते हैं तो पेट भर के घर वापस लौट सकते हैं, बंगाल वो है। ऐसे में बंगाल में एक ऐसे दल का आगमन हो रहा है जो कि नीतिगत रूप से, शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। बहुत समझा पा रहे हैं आपने। पहले जो पहले ही सवाल किया हम पहले ही समझ गए थे, आप बात की, आपने व्याख्या भी और की। इसको आप हम लोग ऐसे इतना बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते हैं पश्चिम बंगाल को। और इस जो ये ठीक है आपने पैराडाइम शिफ्ट की बात की, वो भी उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन अंकित जी आप ये समझिए कि
ममता बनर्जी को कैसे ओपनिंग मिली पश्चिम बंगाल में 2011 के चुनाव में? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो चुनाव जीत गई थी? हम लोग शिफ्ट को देख रहे हैं अगर, तो आप देखिए कि 50 साल में ये दूसरी सरकार बदली है। 77 के बाद ये दूसरी सरकार है, 50 साल में ये दूसरी सरकार बदली है। तो एक तो राजनीतिक स्थिरता ऐसी है वहां की, एक बार जो आता है सो बना रहता है और अपनी पॉलिसीज के हिसाब से सरकार चलाता है, वहां के लोगों को चलाता है, लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। 2006 का चुनाव आप याद करिए, उस समय लेफ्ट के खिलाफ 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, 30 साल की। होना तो ये चाहिए था कि साफ हो जाती, और तब ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। वहां भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी में अलायंस था, उनकी पार्टी में तृणमूल कांग्रेस में। 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद लेफ्ट को हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीटें मिली, 235 सीट जीती लेफ्ट 2006 में। तो ये इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी ने कोई काम नहीं किया वहां। और ममता बनर्जी जिस हिंदुत्व के साथ, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के साथ आकर के डेमोग्राफी का लाभ उठाना चाह रही थी, वो भी नहीं मिला। किस बात से ओपनिंग मिली 2011 में? उनको ओपनिंग मिली कि एक जो लेफ्ट बटा लिबरल और प्योरिटन हार्डकोर लेफ्ट के बीच में जो बटा, और दिल्ली में जो लेफ्ट के अंदर लड़ाई शुरू हुई प्रकाश करात वर्सेस सीताराम येचुरी, और बंगाल में सीताराम येचुरी के करीबी माने जाने वाले बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हुए थे। मतलब हो तो गए थे वो 2001-2 में जब ज्योति बसु गए, उसके बाद ही हो गए थे। उन्होंने क्या, वो लिबरल लेफ्ट के हिसाब से उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम में नए टाउनशिप बनाने और नए इंडस्ट्रियल टाउन्स डेवलप करने, नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का प्रयास शुरू किया। ये चेंज था लेफ्ट का, जो ट्रेडिशनल लेफ्ट को जो मानते हैं हम लोग। तो उसने वहां के लोगों को आंदोलित किया कि भाई ये जमीन कैसे ली जाएगी किसानों की, और ये इंडस्ट्री कैसे बनेगी यहाँ, वहां तो इंडस्ट्री बंद हो रही थी, तो ये कैसे होगा, और टाउनशिप बनेगा तो कैसे होगा। ये तो पूंजीवादी, मतलब लेफ्ट अपने रास्ते से भटक गया, और वहीं ओपनिंग मिली थी ममता बनर्जी को। देखिए, जब भी चेंज होता है तो इमोशनल इशू चाहिए होता है, एक ऐसा इशू चाहिए होता है जो इलेक्शन को एंकर करे। इसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, पहले लेफ्ट का जाना जो टीएमसी के कारण हुआ था, वो कारण था कि ये लेफ्ट से हट रहे हैं, मैं ज्यादा लेफ्ट हूं वही, मतलब सीपीआईएम को हटाने वाली जो पार्टी थी वो और ज्यादा कम्युनिस्ट। एग्जैक्टली, तो वही हम कह रहे थे। तो ये ओपनिंग मिली कि वहां वो पूंजीवाद के रास्ते पर चल पड़ी है कम्युनिस्ट पार्टी, और वो अपने सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है। तो ममता बनर्जी को ओपनिंग जो मिली, उसमें बड़ा रोल, जो हम पॉलिटिकल एंगल से भी कह रहे हैं, बाकी और चीजें, लेफ्ट के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट जो था, पैराडॉक्स था लेफ्ट के अंदर का, उसने ये मौका दिया ममता बनर्जी को। अपनी लड़ाइयाँ उनके आपस में इतनी तेज होने लगी, इतने लोग खेमे में बट गए, और फिर वो ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, उन्होंने आंदोलन किया, उसकी जगह ले ली, वो आ गई 2011 में। आने के बाद उन्होंने वही राजनीति की जो 2006 के पहले कम्युनिस्ट पार्टी करती थी, जो ज्योति बसु के जमाने में होता था कि इंडस्ट्री बंद होती है तो बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना वोट। आंकड़ा देख रहा था सर, लगभग 5000 कंपनी 11 से लेकर 25 के बीच में शिफ्ट मार गई या बंद हो गई। वही तो वो पॉलिसी थी कि हमारा वोट आना चाहिए है, हमारा वोट एकजुट रहना चाहिए है। इंडस्ट्री बंद होती है तो बंद हो जाए, रोजगार नहीं होता है तो नहीं हो, पलायन होता है तो हो। अभी 50 लाख बंगाल के 50 लाख नौजवान बाहर काम करते हैं, और ये एक, इसने बड़ा बीजेपी को एक बूस्ट दिया, उसके नैरेटिव को। जो सेंट्रल नैरेटिव तो दूसरा था, हिंदुत्व का था, लेकिन इसने बूस्ट दिया। तो अब उसके बाद ममता बनर्जी ने 15 साल अपने को वही उसी लाइन पर चलाती रही कि वोट हमारा इंटैक्ट होना चाहिए है, धर्म के आधार पर, आर्थिक आधार पर, किसी तरह से, और इंडस्ट्री बंद होती है, कंपनियां जाती हैं तो जाए। अब इसको भी लेफ्ट, भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में जो तमाम चीजें, हिंदुत्व का जो सेंट्रल नैरेटिव है, उसके साथ बीजेपी ने इसको अंडरलाइन किया। ये 50 लाख का जो फिगर है, ये बार बार वो कहते रहे लोग कि पलायन हुआ है, नौजवान बाहर है, कंपनी, जूट की इतनी कंपनियां थी, अब इतनी रह गई हैं जूट के इस प्रोडक्शन में। मतलब एक तरीके से ममता बनर्जी की जो विचारधारा थी, उसको बीजेपी अपनी विचारधारा से टक्कर दे रही थी कि देखो भाई, जॉब चलेगा इस वजह से, देखो इतनी ज्यादा गरीबी आ गई है, ठीक है, और वो हम दूर करेंगे। हम आएंगे तो डबल इंजन की सरकार अपने साथ इंडस्ट्री लेकर के आएगी, पूंजी लेकर के आएगी। कोई निवेश नहीं हो रहा है बंगाल में, ये कहेंगे कि निवेश नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कंपनियां नहीं आ रही, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पर कैपिटा इनकम कम होती जा रही है। जो भारत की जीडीपी में पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा होता था वो लगातार घटता जा रहा है। तो ये सारे इश्यूज बीजेपी ने लिखे हुए हैं, बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़िए, उसमें ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं कि यहाँ क्या क्या समस्या आ रही है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बंगाल की जनता जो पहले ममता जी की बातों में आ गई थी, अब वो समझदारी के साथ कह रही कि नहीं भाई, मैंने उस समय देख लिया आपकी बातों में आके गरीब होते हैं, अब मैं देखता हूं इनकी बातों में आके मैं अमीर बन सकता हूं या नहीं, कुछ ऐसा? एग्जैक्टली, इस बात को लोगों ने फील किया है, और ये उसके साथ साथ फील किया। दो तरह का थ्रेट लोगों के सामने था, दो तरह का थ्रेट। एक थ्रेट था डेमोग्राफी का, मुस्लिम, बढ़ती हुई मुसलमान आबादी
हमारी संस्कृति के लिए, मतलब ये हम बांग्ला पर्सपेक्टिव से लोगों को, हमारी संस्कृति के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। संसाधनों पर ये घुसपैठी है, जो आ रहे हैं उनका हक होगा। तो एक तो ये सेंट्रल नैरेटिव हम बार बार कह रहे हैं, ये था